नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड एवलांच में दबे 51 लोग निकाले गए, 5 की मौत, 1 की तलाश जारी। ड्रोन, विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा से सर्चिंग। देहरादून में अवैध मदरसों पर शुरू हुआ सरकार का एक्शन। पचवादून में अब तक 5 अवैध मदरसे किए सील। अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद पर भी हुई कार्रवाई। फायर सीजन को लेकर वन विभाग अलर्ट। अल्मोड़ा वन प्रभाग की मोहान रेंज में वन विभाग टीम और फायर वॉचर वन क्षेत्र के रास्तों से हटा रहे सूखे पत्ते ताकि कम हो वनाग्नि। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ के 4 और केदारनाथ धाम के 2 मई को खुलेंगे कपाट। और उत्तराखंड में 2 दिन बाद बदला मौसम, धूप खिली, लेकिन पहाड़ों में अभी भी मुश्किलें बरकरार। 3 और 4 मार्च को बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के चमोली से खबर यहां पर 28 फरवरी को जो एवलांच हुआ, इसमें जो मजदूर फंसे उन्हें निकालने का काम तीसरे दिन भी लगातार जारी है। अब तक 54 में से 51 को निकाला जा चुका है। इनमें से 7 की मौत हो चुकी है। पहले लापता मजदूरों की संख्या 55 बताई गई थी, लेकिन शुक्रवार को पता चला है कि हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला सुनील कुमार बिना बताए कैंप से अपने गांव चला गया था। परिवार ने इसकी जानकारी दी है। रविवार को मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द शुरू हुआ। ड्रोन, रडार सिस्टम, स्निफर डॉग, विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा से सर्चिंग लगातार जारी है। 6 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। दून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंत जी, अभी भी एक की तलाश लगातार जारी है। वो एवलांच 28 फरवरी का वो हादसा जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया उस वक्त, और अभी तक एक की तलाश अभी भी जारी है, हालांकि 5 की मौत हो चुकी है। पंत जी, इनका आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार, सेना की टुकड़ियां, चाहे आईटीबीपी हो या फिर आर्मी हो, या यूं कहें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रडार के जरिए जो खोजी कुत्ते होते हैं, आज सुबह उनको भी माना पहुंचाया गया है और वो लगातार तफ्तीश कर रहे हैं इस बात की कि आखिरकार एक व्यक्ति यानी एक मजदूर अभी भी लापता है। क्योंकि ये जिस तरीके का घटनाक्रम था उसमें 5 कंटेनर बीआरओ के एक स्थान पर थे, 3 कंटेनर अलग अलग स्थानों पर थे। इन कंटेनर के अंदर ये मजदूर रह रहे थे, यानी बर्फबारी होने के चलते उन कंटेनरों में शरण ले रहे थे। और उसके बाद जब एवलांच आया, यानी बर्फ का बर्फीला पहाड़ टूट करके आया, तो उस दरमियान ये उसमें फंस गए थे। आईटीबीपी ने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद जैसे जैसे जिला प्रशासन और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आए, भारत सरकार के सहयोग से तमाम एजेंसियों को वापस पहुंचाया गया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर शुरू किया गया, जिसमें कई चौपाड़, कई वायुसेना के जो स्पेशल हेलीकॉप्टर थे वो इसमें लगाए गए, जो है हाईली इक्विप्ड जो
दस्ता है उसको मौके पर उतारा गया, उनकी लैंडिंग कराई गई। जगह जगह भूस्खलन हो रहा था, बर्फबारी हो रही थी, उस कारण भी दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार श्रमिकों को निकालने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि इसमें एक दुखद खबर ये आई है, जो श्रमिक गंभीर रूप से घायल थे, जिन मजदूरों का इलाज जोशीमठ में चल रहा था। हालांकि अब अधिकांश जो श्रमिक हैं उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, ताकि उनके सेहत के साथ कोई दिक्कतें पेश न आए और उनको उच्च बढ़िया से बढ़िया इलाज दे सके। और राज्य सरकार ने भी सीधे तौर पर कहा है कि अगर एयर एम्बुलेंस की भी आवश्यकता होगी और बड़े अस्पताल की तरफ रेफर भी करना होगा तो सरकार पूरे तरीके से उनके साथ रहेगी। लेकिन इसमें जो कैजुअलिटी की खबरें हैं वो 7 की आई हैं, और अभी आज की अगर आज दिन भर की बात करते हैं तो आज 3 डेड बॉडी की बात करें तो रिकवर की गई है। यानी अभी भी एक व्यक्ति की तलाश जारी है, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 घंटे में शायद इस ऑपरेशन में कामयाबी मिल जाएगी और अंतिम व्यक्ति को ढूंढ निकाल दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे 54 जो श्रमिक थे जो फंस गए थे उनमें से 53 निकल चुके हैं, जिनमें 7 की कैजुअलिटी हो चुकी है और 1 की तलाश जारी है। ठीक है पंत जी, ये जो निकाले गए हैं जिनमें से अभी जो गंभीर हालत में अभी बने हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, कितने हैं, कितनी संख्या में गंभीरों की स्थिति है, और जो एक अभी जिसकी तलाश अभी जारी है वो कौन है, कहां का रहने वाला है, और क्या लगता है कब तक उसकी तलाश कर ली जाएगी? बिल्कुल, देखिए ये अभी बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है 7 फीट तक की ऊपर बर्फबारी के पूरे दरमियान में ये कवर अप है, और इसको लेकर के सबसे पहले रडार की मदद ली गई है ताकि कंटेनर का पता चल सके कि बर्फीले पहाड़ के अंदर कहां पर किस लोकेशन पर ये कंटेनर पहुंचा होगा। हालांकि खोजी कुत्तों को भी आज एक टीम वहां पर उतारी गई है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिरकार जो मानव को सूंघने की क्षमता जो इन डॉग की होती है उस जरिए से एक व्यक्ति का पता लगाया जा सके। आज जब 3 बॉडी रिकवर की गई है तो उनका पता भी इसी तरीके से चल पाया है, क्योंकि एवलांच आने के बाद जो बड़ा वाला जो हिस्सा है दोनों घाटियों के बीच में, तो यानी उसमें 7 से लेकर कहीं कहीं 10 फीट 12 फीट तक की बर्फ है, और उसके नीचे कहां पर किस लोकेशन में किस जगह पर व्यक्ति फंसे हुए होंगे इसको कह पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इसी अथाह प्रयास को करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया गया, जिसमें आनन फानन में तमाम तरीके की जितने भी हाई एल्टीट्यूड पर काम करने की एजेंसियां उनको लगाया गया और सेना ने बदस्तूर काम को जारी रखा, जिसका नतीजा है कि सबको ढूंढ लिया गया, सिवाय एक व्यक्ति को तलाशना बाकी है। तफ्तीश लगातार जारी है, हर तरीके से तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अंतिम जो श्रमिक है वो कहां पर है और किस हाल में है। और जहां तक घायलों का सवाल है जो आपने पूछा, तो घायलों की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है, यानी खतरे की वाली कोई बात नहीं है। जिस तरीके से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, लेकिन जिनको ज्यादा इंजर्ड हुए थे वो कहीं न कहीं इस दुनिया में अब नहीं है, क्योंकि 3 पहले गंभीर घायल हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी, और 3 इस तरीके से आज उनके कैजुअलिटी के दरमियान उनकी बॉडी रिकवर की गई है और एक की डेथ पहले हो गई थी। तो ऐसे में कुल कैजुअलिटी 7 हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बद्रीनाथ के पास माणा में हुए हिमस्खलन के सभी 50 मजदूरों का रेस्क्यू कर ज्योतिर्मठ लाया जा चुका है। घायलों का सेना के अस्पताल में उपचार जारी है। और आपको बता दें कि 4 लापता लोगों की क्षेत्र में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा खोजबीन लगातार जारी है। बता दें कि आज भारतीय सेवा के 7 हेली और एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू अभियान कर रहा है। हालांकि आज पहाड़ों में मौसम साफ बना हुआ है। और जो 4 लोग अभी हमारे मिसिंग चल रहे हैं, जिसमें 2 उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं, एक हिमाचल और एक यूपी के, उनकी तलाश के लिए आज एसडीआरएफ की टीम थर्मल इमेजिंग कैमराज और मॉलिक्यूलर कैमराज लेके गई है। उसके अलावा एनडीआरएफ स्नीपर डॉग्स के साथ और अपने थर्मल कैमराज के साथ वहाँ ऑलरेडी जा चुकी है। और अब एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मोबिलाइज हो रहा है देहरादून से, तो एम्पल रिसोर्सेज वहाँ भेजे गए हैं सेंटर के थ्रू और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो आज वेदर भी क्लियर है, होप कर रहे हैं कि आज ये हम सर्च ऑपरेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कल भी फिर वेदर का एडवर्स वेदर का अलर्ट है। तो आज प्रयास रहेगा इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए।
सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। चमोली के माड़ा में हुए हादसे को लेकर सीएम पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अभी तक 50 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते उत्तरकाशी के दौरे को स्थगित करना पड़ा है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड आ सकते हैं, जिसको लेकर के शासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुकूल पीएम मोदी का दौरा निर्धारित होगा। प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कारबेट क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अनोखी पहल में साइकिलिस्टों ने मानव वन्य जीव संघर्ष, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया है। वहीं ये साइकिल रैली कारबेट नेशनल पार्क के गर्जिया क्षेत्र से शुरू होकर ढीला में समाप्त हुई है। इस साइकिल रैली का आयोजन वेस्ट वॉरियर संस्था के सहयोग से किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना था। इस रैली में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 35 साइकिलिस्टों ने भाग लिया है और पर्यावरण से जुड़ी अहम समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया है। वहीं इस रैली के माध्यम से यातायात नियमों के पालन की भी अपील की गई है। साइक्लोथॉन एक रैली है जिसमें साइकिलिस्ट जितने भी हमारे रामनगर के हैं और इवन हल्द्वानी से ये सब आए हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन, आज देख रहे हैं क्योंकि रामनगर स्पेशली एक इको सेंसिटिव एरिया का देखा जाए और टूरिस्ट के मामले में काफी टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे हैं, राइट। तो उसमें कैसे किस तरीके से हम लोग प्लास्टिक को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं इसके थ्रू। सेकेंड जो है रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक वेस्ट वॉरियर नाम से एक पर्यावरण के प्रति जो संस्था है, क्लीनिंगनेस पे काम करते हैं, ये जुड़े हुए हैं, एनजीओ है। इनके माध्यम से एक साइकिल रैली का साइक्लोथॉन का आयोजन करवाया गया है। इसमें लगभग 30 प्रतिभागी रहे। इसका मुख्य उद्देश्य है जन जागरूकता पैदा करना इस संबंध में एक मानव वन्यजीव संघर्ष, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और यातायात के नियमों को पालन करना। तो इस संबंध में गर्जिया फॉरेस्ट कैंपस से रैली आयोजित की गई है। होते ही वन विभाग के लिए वनाग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। वहीं गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वन विभाग दिन रात मेहनत कर वनाग्नि पर काबू पाने की कोशिश करता है। वहीं इस बार अल्मोड़ा वन प्रभाग शीतला खेत मॉडल पर आग बुझाने का फॉर्मूला तैयार कर रहा है। अल्मोड़ा वन प्रभाग प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा दीपक सिंह, उप वनाधिकारी रानीखेत कांकूल पुंडीर के निर्देश पर वन क्षेत्राधिकारी मोहान गंगा सरन के नेतृत्व में वन विभाग टीम और फायर वॉचर ने मोहान रेंज के अंतर्गत मोहान वन परिषद के आसपास और रास्ते, मोहान सफारी गेट, वितिया पानी सहित अन्य क्षेत्रों में सूखे गिरे पत्ते को हटाया। वन दरोगा दीपक कोहली ने कहा कि अल्मोड़ा वन प्रभाग की टीम के द्वारा वनाग्नि सुरक्षा को लेकर मोहान रेंज के अंतर्गत सूखे गिरे पत्ते को हटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही, बारिश के कारण काफी पतझड़ हुआ है। अल्मोड़ा वन विभाग की टीम द्वारा अग्नि के खतरे को देखते हुए मोहान वन क्षेत्र में, मोहान वन परिसर के आसपास, इको जोन जो हमारा सफारी गेट है उसके आसपास और उसके रास्ते में और बिंतिया पानी में जो सूखे पत्ते हैं, गिरे पत्ते हैं, उनको हटाया गया है। जैसे कि आपको पता है पिछले 2 दिन से इस क्षेत्र में बारिश हो रही है, हवा चल रही है, जिससे काफ़ी पतझड़ हुआ है। तो ये मौका काफ़ी सही है जब हम पत्ते हटा सकते हैं और हमारे वन क्षेत्र से हम फ्यूल लोड कम कर सकते हैं, जिससे आगामी जो अग्नि होगी उसको हमें कंट्रोल करना काफ़ी आसान रहेगा। तो उसको देखते हुए हमने अपने परिसर की नियमित रूप से हम पत्तों को हटा रहे हैं और यहाँ पे सफाई कार्य कर रहे हैं।
महानगर काशीपुर के मेयर दीपक बाली, एसडीएम अभय प्रताप सिंह, नगर आयुक्त विवेक राय समेत कई विभागों के अधिकारियों ने शहर में भूमिगत लाइन की योजना को लेकर निरीक्षण किया है। इस दौरान महापौर दीपक बाली ने निरीक्षण के दौरान देखा कि काशीपुर में जल निकासी की समस्या अहम है। आपको बता दें कि आज उन्होंने मुरादाबाद रोड पर बन रहे नाले का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि नाला बनने में आ रही बाधा को लेकर अतिक्रमण हटाया जाएगा, चाहे वो किसी भी रसूखदार व्यक्ति का क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि काशीपुर में पथ प्रकाश और ग्रीन काशीपुर बनाने का उनका सपना, वो चाहते हैं कि काशीपुर जलभराव की समस्या से निजात पाए और काशीपुर पूरे तरीके से चमकता दिखाई दे। से लेके और धनौरी तक जो हमारे ये सड़क है, रोड है, और इधर आवास विकास का फ्लाईओवर उतर रहा है, वहाँ से लेके परमानंदपुर होते हुए देहरादून हाईवे से जोड़ने के लिए इसका सौंदर्यीकरण, इसका चौड़ीकरण और इसका जो हमारे ग्रीनरी भूमिगत केबल के साथ इसका बिजली के पोल, स्ट्रीट लाइट। तो आज ये पहला सर्वे सभी अधिकारी, इसमें सभी विभागों के अधिकारी आए हुए हैं। इसमें सारे एक्सीएल, चाहे सिंचाई विभाग के हों, आपके एनएच के हों, पीडब्ल्यूडी, हमारे जिलाधिकारी महोदय, नगर महोदय, तो सभी विभागों को लेकर आज इसका सर्वे किया जा रहा है रोड का, जिससे कि इसकी जल्द से जल्द एक सर्वे के बाद इसकी डीपीआर वगैरह बनवाकर भेजी जाए, जिससे कि इस रोड की और हमारी जो दोनों एंट्री है खूबसूरत, उनकी कायाकल्प हो सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत इस साल 30 अप्रैल से होगी, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग भी अपनी तैयारी में जुट चुका है। परिवहन विभाग के आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा में ऑनलाइन व्यवस्था को पूरे तरीके से दुरुस्त किया गया है। ये चारधाम यात्रा 2025 के लिए जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय ने भी 5 फरवरी को बैठक ली थी, साथ में सचिव परिवहन द्वारा भी इसके संबंध में बैठक ली गई और जिसके तैयारी के हेतु निर्देशित किया गया। इन्हीं निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। जहाँ तक ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था है, जैसे कि ग्रीन कार्ड की सेवा या हिल एंडोर्समेंट की सेवा या ट्रिप कार्ड की सेवा, तो NHAI की मदद से ऑनलाइन व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त कर ली गई है और हम लोग चारधाम यात्रा शुरू होने से 1 महीने पूर्व से ही ग्रीन कार्ड इशू करने शुरू कर देंगे। इसके अलावा जहाँ तक बसों की व्यवस्था का सवाल है, तो बसों की जो बस व्यवस्था होनी है आने वाले रोटेशन के लिए, उसके लिए यूनियन से बैठक हो गई है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसेस हैं, जिसके माध्यम से हम सस्ती दरों पर यात्रियों को बसेस प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हमने टूर ऑपरेटर्स को भी ये निर्देशित किया है कि जितने भी यात्रियों को वो बाहर से लेकर आने के लिए बुकिंग ले रहे हैं, उनके माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया जाए कि जो भी यात्री आए वो पूर्व में ही पंजीकरण कराकर जो हमारी टूरिज्म की साइट है उस पर पंजीकरण के पश्चात आए। हरिद्वार के सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सांसद ने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर पार्टी की रीत नीति को आगे बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान देने के लिए कहा। सांसद रावत ने कहा कि जिस प्रकार से पिछले वर्षों में पार्टी कार्यकर्ताओं और जन सहयोग से रिस्पना और कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए गए और लाखों पेड़ रोपित किए गए, ठीक उसी प्रकार ऋषिकेश स्थित विलुप्त हो रही रंभा नदी को भी पुनर्जीवित करने का हमें मिलकर संकल्प लेना है। उन्होंने इस पर तेजी से कार्य किए जाने के लिए कहा है। चार मैंने कार्यकर्ताओं के मन को दिया है कि ऋषिकेश में एक ऐतिहासिक नदी है गंगा जी के अलावा, वो है रंभा नदी, जिसका उद्गम भी ऋषिकेश में ही है और गंगा जी में वो समाहित हो जाती है ऋषिकेश में ही, वीरभद्र मंदिर के पास। तो रिस्पना नदी के बाद
जो रंभा नदी है इसकी सफाई का अभियान लिया जाए। जल के प्रति चेतना, और जल हमारा है, ये जल हमारा कल है, तो कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हम जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, और इसलिए उसकी स्वच्छता का अभियान एक लिया जाए, ताकि लोग अपने आसपास जो भी ऐसे हमारे जल स्रोत हैं उनकी निर्मलता, उनकी स्वच्छता और उसके संरक्षण के लिए आगे आए। उत्तराखंड में परिसीमन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप करने को लेकर अब धीरे धीरे मांग उठने लगी है। इसके चलते हिमालय गंगा बचाओ अभियान और वन अधिकार आंदोलन के प्रणेता टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने आने वाले समय में भौगोलिक आधार पर परिसीमन को लेकर उन्होंने मांग उठाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटों, लोकसभा सीटों को भौगोलिक आधार पर परिसीमन होना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 101 विधानसभा सीटें, 11 लोकसभा सीटें और 5 राज्यसभा सीटें होनी चाहिए, और ये सभी सीटें पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र इस संबंध में सौंपा था। हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सम्मानिता ऋतु खंडोड़ी जी, ऋतु खंडोड़ी बुरसंग जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने उनसे विधानसभा सत्र से पहले, बल्कि ये जब दीपावली का वक्त था, तो मैं उनको शुभकामनाएं देने गया था कि परिसीमन अब संभवतः होने वाला है। 2004 में जब परिसीमन हुआ था तो हमने आह्वान के माध्यम से पूरे प्रदेश में भी, यहाँ तक कि हम सर्वोच्च न्यायालय तक भी गए, और यहाँ विसंगतियाँ, जो टिहरी जो जिला है उसमें तो बहुत विसंगतियाँ हैं। आप देखिए किस तरह से प्रतापनगर विधानसभा बनी है, कितनी बड़ी उनके साथ जो है जाती हुई है। तो उन्होंने जो कहा है कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जो है परिसीमन होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उनसे मैंने लंबी चर्चा की थी इस पर, और उन्होंने कहा है कि भाई बिल्कुल वो इसके पक्ष में है। हाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।